नमस्कार। कभी सोचा है कि जब भारत की लोकसभा भंग हो जाती है तो उन सभी बिलों का क्या होता है जिन पर काम चल रहा होता है? कुछ कानून तो बच जाते हैं, लेकिन कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। चलिए आज इसी दिलचस्प प्रक्रिया को समझते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम संसद के उस अधूरे काम की बात करेंगे, फिर हम जानेंगे कि कौन से बिल लैप्स हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं, और कौन से अपनी यात्रा जारी रखते हैं। हम राष्ट्रपति की भूमिका को भी समझेंगे, जो एक तरह का सेफगार्ड है। और आखिर में ये जानना सबसे जरूरी है कि ये सारे नियम हमारे लोकतंत्र के लिए इतने मायने क्यों रखते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हर 5 साल में या कभी-कभी उससे भी पहले लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो जाता है, वो भंग हो जाती है। लेकिन कानून बनाने का काम तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो सवाल ये है कि जब घड़ी में वक्त खत्म हो जाता है और एक लोकसभा चली जाती है, तो उसके अधूरे काम का क्या होता है? तो क्या होता है? क्या सारी मेहनत बेकार चली जाती है? क्या हर बिल को एकदम जीरो से शुरू करना पड़ता है? अब इसका जवाब ना इतना सीधा नहीं है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई बिल अपनी कानूनी यात्रा में किस पड़ाव पर है। सबसे पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, विघटन या डिसोल्यूशन। ये सिर्फ एक सेशन का अंत नहीं है, ये तो पूरे सदन के जीवन का अंत है। एक बार लोकसभा भंग हो गई तो मतलब वो खत्म हो गई, वो वापस नहीं आ सकती। फिर नए चुनाव होते हैं और एक बिल्कुल नई लोकसभा चुनी जाती है, और यही बड़ा बदलाव बिलों का भविष्य तय करता है। तो चलिए पहले उन बिलों की बात करते हैं जिनकी यात्रा लोकसभा के भंग होते ही रुक जाती है। उन्हें कहते हैं बिल का लैप्स हो जाना। इसका मतलब है कि उस बिल पर हुई महीनों या सालों की बहस, रिसर्च और मेहनत, सब कुछ शून्य हो जाता है। ये सबसे सीधा साधा मामला है। मान लीजिए कोई बिल लोकसभा में ही पेश किया गया था और वो वहीं पे अटका हुआ था, चर्चा का इंतजार कर रहा था। जैसे ही लोकसभा भंग होगी, वो बिल भी उसके साथ ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल। अब ये वाला केस थोड़ा और इंटरेस्टिंग है। सोचिए, एक बिल लोकसभा में शुरू हुआ, वहां से पास भी हो गया, और अब वो मंजूरी के लिए राज्यसभा में है। लेकिन इससे पहले कि राज्यसभा उस पर कोई फैसला ले, लोकसभा भंग हो गई। तो क्या होगा? इस केस में भी बिल लैप्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिल का ओरिजिन, उसकी जड़ें लोकसभा में थी, जो अब है ही नहीं। यहाँ एक और सिनारियो देखते हैं। एक बिल राज्यसभा में शुरू हुआ, वहां से पास भी हो गया और फिर लोकसभा में आया, लेकिन लोकसभा भंग होने के समय वो उसकी टेबल पर ही पड़ा था। तो क्या होगा? जी हाँ, वो भी लैप्स हो जाएगा। तो यहाँ एक सीधा सा नियम याद रखने वाला है। अगर कोई बिल लोकसभा के भंग होते समय उसके पास पेंडिंग है, तो बस वो लैप्स हो जाएगा, कहानी खत्म, चाहे वो कहीं से भी आया हो। अच्छा, तो ये तो हुई उन बिलों की बात जो लैप्स हो जाते हैं। लेकिन हर बिल का ऐसा हश्र नहीं होता। कुछ बिल इस राजनीतिक उठापटक से बच भी निकलते हैं। आइए देखते हैं कि वे कौन से खुशनसीब बिल हैं और कैसे। यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि फर्क कहाँ आता है। जैसा हमने पहले देखा, लोकसभा में पेंडिंग कोई भी बिल लैप्स हो जाता है। लेकिन अगर कोई बिल राज्यसभा में पेंडिंग है और लोकसभा तक पहुंचा ही नहीं है, तो वो बच जाता है। चलिए इसे और डिटेल में देखते हैं। तो कौन से बिल बचते हैं? पहला, कोई भी बिल जो राज्यसभा में शुरू हुआ और वहीं अटका हुआ है, मतलब लोकसभा की तस्वीर में आया ही नहीं है, वो सुरक्षित है। और दूसरा और तीसरा केस जो बहुत अहम है, वो है जब कोई बिल दोनों सदनों से पास हो चुका है और राष्ट्रपति की सहमति का इंतजार कर रहा है। ऐसे बिल भी लैप्स नहीं होते, क्योंकि लोकसभा अपना काम उस पर पूरा कर चुकी है। और यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही अहम किरदार की, भारत के राष्ट्रपति। जब कोई बिल अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंच जाता है, तो राष्ट्रपति एक तरह से उसके संरक्षक, उसके गार्डियन बन जाते हैं। राष्ट्रपति की सहमति, आखिर ये है क्या? समझिए कि ये वो आखिरी मुहर है, वो आखिरी दस्तखत है जो किसी बिल को एक प्रॉपर कानून यानी एक्ट में बदलता है। इसके बिना संसद की सारी मेहनत सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। तो जरा सोचिए, जैसे ही कोई बिल दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति की मेज तक पहुंचता है ना, वो एक तरह से सेफ जोन में आ जाता है। चाहे राष्ट्रपति उस पर साइन करने वाले हों या उन्होंने उसे कुछ बदलाव के लिए सदनों को वापस भेजा हो, उस बिल पर लोकसभा के भंग होने का कोई असर नहीं पड़ता।
यहाँ तक कि अगर दोनों सदनों में मतभेद के चलते राष्ट्रपति ने जॉइंट सिटिंग बुलाई हो तो भी वो बिल सुरक्षित रहता है। तो असली बात यह है, क्रूशियल पॉइंट यह है कि एक बार जब कोई बिल दोनों सदनों की परीक्षा पास कर लेता है तो वो सिर्फ लोकसभा की संपत्ति नहीं रह जाता, वो पूरे संसद की इच्छा का प्रतीक बन जाता है और इसीलिए वो लोकसभा के राजनीतिक बदलावों से सुरक्षित हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये इतने सारे नियम कानून है क्यों? क्या मतलब है इन सब का? ये सिर्फ कुछ टेक्निकल बातें नहीं हैं, इनके पीछे एक बहुत गहरा लोकतांत्रिक सिद्धांत छिपा हुआ है। देखिए, लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, यानी जनता का सदन। क्यों? क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता चुनकर भेजती है। जब एक नई लोकसभा चुनकर आती है तो वो अपने साथ एक नया जनादेश लेकर आती है, जनता की नई उम्मीदें, नई इच्छाएं लेकर आती है। तो ये नियम ये पक्का करते हैं कि इस नई लोकसभा को पुरानी लोकसभा का अधूरा काम करने के लिए मजबूर न किया जाए। सीधे शब्दों में कहें तो ये नियम लोकतांत्रिक जवाबदेही को पक्का करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि जो कानून देश पर लागू होंगे उन्हें बनाने वाले वो लोग हों जिन्हें जनता ने हाल ही में अपना भरोसा दिया है। ये जनता की इच्छा और देश के कानून के बीच एक सीधा और ताज़ा कनेक्शन बनाए रखता है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ये नियम लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए एक जरूरी कवच है जो जवाबदेही तय करते हैं, या फिर ये एक तरह की रुकावट है जो कीमती समय और मेहनत को बर्बाद कर देते हैं? इसका कोई आसान जवाब नहीं है और शायद यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती और उसकी जटिलता भी है।